जब 197 बेशरम यक्षित अपने बेटे का सवाल सुनकर मिस्टर राजवंश मिस्टीरियस स्माइल पास करने लगे। वैदिक के लिए उसके डैड के बिहेवियर को समझना थोड़ा मुश्किल था। उसने आज से पहले भी बहुत कोशिश की थी ये जानने की कि आखिर अनिल राय सिन्हानिया और पूरी सिन्हानिया फैमिली के पीछे उनकी इस बेइंतहा नफरत की दास्तां क्या है। अब आगे शाम का वक्त, यक्षित वेद और अपनी नन्ही ईशानी को बेडरूम के सोफे पर लेकर बैठा हुआ था। वेद अपने स्कूल की बातें अपने डैडी को बता रहा था, वहीं नन्ही ईशानी अपने भाई और डैडी के चेहरे की तरफ ध्यान से देख रही थी, जैसे कि वह उनकी बातें समझने की कोशिश कर रही हो। वेद अपने डैडी की तरफ देखते हुए अपनी मासूम आवाज में बोला, डैडी आज ना मैंने अपने फ्लेनच के साथ फुटबॉल खेला, मुझे बहुत मजा आया। यक्षित अपने एक हाथ से नन्ही ईशानी को संभाले हुए था और अपने दूसरे हाथ से वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, और क्या क्या किया आज आपने। उद्धरण चिन्ह। वेद अपनी टिमटिमाती मासूम आंखों से अपने डैडी की तरफ देखते हुए बोला, मैंने ना आज अपने फ्लेनच के साथ मिलकर खूब छाली डलोइंग भी की। ये बोलकर वह झट से सोफे से उतर गया और अपने क्यूट से स्कूल बैग से एक स्केच बुक लेकर दोबारा अपने डैडी के पास आ गया। वह यक्षित को अपनी ड्राइंग दिखाने लगा और एक एक ड्राइंग के पीछे की कहानी अपने डैडी को सुनाने लगा। अपने बेबी की ड्राइंग बुक देखकर यक्षित के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी। इतनी कम उम्र में भी वेद की कलर्स को लेकर काफ़ी अच्छी समझ थी। उसने बड़ी ही खूबसूरती से अपनी इस दुनिया में रंग भरा था। उसके बालमन की पूरी रिफ्लेक्शन इस ड्राइंग बुक में देखी जा सकती थी। एक स्केच देखकर यक्षित के चेहरे की स्माइल और ज़्यादा बड़ी हो गई। इस स्केच में उसने अपने डैडी मम्मा को बनाया था। भले ही यह आड़ी टेढ़ी लकीरों की तरह बनाया हुआ था, पर इसे देखकर ही समझ आ रहा था कि ये उनकी फैमिली फोटो है। वेद अपने डैडी को एक्सप्लेन करते हुए बोला, डैडी ये आप हो, ये मम्मा, और ये मैं हूँ। फिर अपनी बेबी प्रिंसेस की तरफ देखते हुए बोला, और बेबी पीछे छे आप हो। नन्ही ईशानी भी अपने भाई की ड्राइंग को ध्यान से देखने लगी। यक्षित ने फिर दूसरा पन्ना पलटा, जहां वेद ने एक छोटे से प्यारे से पप्पी और एक प्यारे बच्चे की ड्राइंग बनाने की कोशिश की थी। यक्षित अक्सर अपने नन्हे से वेद की समझदारी देखकर हैरान रह जाता था। वेद की बहुत सारी स्केचिंग्स बहुत मीनिंगफुल होती थी। वो उन्हीं पिक्चर्स को ड्रॉ करने की कोशिश करता, जिसे देखकर उसे बहुत खुशी मिलती हो। यक्षित और वेद दोनों उस ड्राइंग को देखने में लगे हुए ही थे कि तभी अचानक नन्ही ईशानी अपने डैडी के हाथों से वो स्केच बुक छीनने की कोशिश करती है, पर इस कोशिश में वह उस पप्पी वाली स्केचन के पेज को फाड़ देती है। यक्षित अपनी नन्ही शैतान की हरकतों को आंख फाड़ कर देखता ही रह जाता है। फिर वह वेद की तरफ देखता है, जो अपने निचले होंठ को बाहर निकालकर रोना शुरू कर देता है। वह रोते हुए बोला, डैडी इचू ने मेरी दलोइंग फाल दी, वो बहुत बुली है। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह रोने लगा, क्योंकि वेद ने ये ड्राइंग बहुत मन से बनाई थी और उसकी नन्ही शैतान ईशानी ने अपने भाई की ड्राइंग बुक ही फाड़ डाली। तभी वहां पर वन्या भी उन सब के लिए गर्मा गर्म पास्ता लेकर आ गई। पर जैसे ही उसने वेद का रोना सुना, वह जल्दी से अंदर आ गया और पास्ते की प्लेट्स को कॉफी टेबल पर साइड में रखते हुए वेद के पास आई और उसके रोते हुए मासूम से चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके आंसू पोंछते हुए उसके माथे को प्यार से चूमते हुए बोली, क्या हुआ मेरे बच्चे, आप रो क्यों रहे हो बेटा। उद्धरण चिन्ह। वेद एकदम से अपनी मम्मा के सीने से लिपट गया और रोने लगा। वेद को रोता देख नन्ही ईशानी भी रोने लगी, जैसे कि उसे रियलाइज हो गया था कि उसने अपने भाई की ड्राइंग खराब करके अच्छा नहीं किया और उसे अब इसका पछतावा हो रहा है। ईशानी भी जोर जोर से रोने लगी। नन्ही ईशानी को भी रोता देख वन्या को कुछ कुछ माजरा साफ साफ नजर आने लगा। वेद अपनी फटी हुई स्केच अपनी मम्मा की तरफ दिखाते हुए बोला, मम्मा ईचू ने मेरी दलोइंग फाल दी। ये बोलते हुए एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वन्या ने वेद के हाथों से ड्राइंग बुक लेकर उसे साइड में रख देती है और वेद के छोटे से मासूम से चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसे चुप कराते हुए उसके गालों को चूम कर बोली, कोई बात नहीं बेटा, वो छोटी बहन है ना, उसे पता नहीं था। आप फिक्र मत करो, मम्मा आपको ड्राइंग करने में हेल्प कर देगी। उद्धरण चिन्ह। अपनी मम्मा की बात सुनकर वेद रोना बंद कर देता है और वन्या को हक कर लेता है। वह इस वक्त वन्या की गोद में बैठा हुआ था। वेद नन्ही ईशानी को झांक कर देखता है, जो अभी भी रो रही थी। वन्या बहुत ही प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती है, जिससे वह गला फाड़ना बंद कर देती है। वह नन्ही ईशानी के नन्हे नन्हे गालों को पींच करते हुए बोली, नन्ही शैतान, ऐसे भाई को तंग नहीं करते बेटा, आप तो मम्मा और डैडी की अच्छी प्रिंसेस हो ना। उद्धरण चिन्ह। नन्ही ईशानी अपनी मोती जैसी गोल गोल प्यारी आंखों से टुकुर टुकुर अपनी मम्मा को देखने लगी। उसकी आंखों में अभी भी पानी की बूंदें थीं।
यक्षित ने अपनी नन्ही परी की आंखों से आंसू आहिस्ते से साफ कर दिए और उसे अपनी गोद में उठाकर उसके गुलाबी गालों को प्यार से चूम लेता है। वन्या दोनों की तरफ देखते हुए बोली, पास्ता बिल्कुल रेडी है। अब आप सब अपनी भूख मिटाने के लिए रेडी हो जाए। उद्धरण चिन्ह। पास्ते में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, इसलिए नन्हे वेद की भूख तो पहले से ही बढ़ चुकी थी। वन्या ने वेद के आगे पास्ते की एक प्लेट रख दी। डिलीशियस पास्ता देखकर वेद की आंखें चमक उठी। वहीं वन्या ने यक्षित के आगे भी एक प्लेट सर्व कर दिया। यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी, मैंने तो तुम्हें पास्ते के लिए नहीं कहा था। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, हम नहीं कहा था, पर मुझे पता है कि आपको मेरे हाथों का बना पास्ता बहुत पसंद है, इसलिए आपके लिए भी लेकर आ गई। फिर वह यक्षित को टीस करते हुए बोली, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं से। ये बोलकर वह यक्षित से वो प्लेट दूर करने की कोशिश करती है, पर उससे पहले ही यक्षित वन्या के हाथों के ऊपर से ही उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। यक्षित वन्या की आंखों में शरारत देख पा रहा था, इसलिए वह भी उसके कानों की तरफ झुककर शरारत भरी टोन में बोला, वाइफी, आजकल कुछ ज्यादा ही शैतानियां नहीं करने लगी हो तुम? हम। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए उसी टोन में बोली, नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगता है मिस्टर सिन्हानिया? उद्धरण चिन्ह। वन्या के इस तरह कहने पर यक्षित वन्या के कानों की तरफ झुकते हुए अपनी मदहोशी भरी टोन में बोला, वो मैं आज रात को बेड पर बताऊंगा। यक्षित की बेशर्मी भरी बातें सुनकर वन्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से यक्षित की तरफ देखने लगी। फिर वह अपने नन्हे मुन्हे बच्चों की तरफ देखती है। नन्हा वेद तो मासूमियत से पास्ता खाने में बिजी था, वहीं नन्ही ईशानी के तो दांत नहीं आए थे। वह सिर्फ 1-1.5 महीने की थी, वो बस टुकुर टुकुर अपने भाई को ही देख रही थी। दोनों बच्चे अपनी मम्मा और डैडी की नोक झोंक से अनजान अपनी ही दुनिया में मस्त थे। वेद पास्ता खाते हुए अपनी लिटिल सिस्टर से पास्ता और भी डिलीशियस फूड्स के बारे में बता रहा था कि जब उसके भी दांत आ जाएंगे तो दोनों बहुत सारे टेस्टी टेस्टी डिशेस खाएंगे। वह साथ में उसे नाम भी बताता जा रहा था, जो कि नन्ही शैतान की समझ तो नहीं आ रहा था, पर फिर भी वह अपनी टिमटिमाती प्यारी आंखों से अपने भाई को देख रही थी। वन्या यक्षित को आंखें दिखाते हुए बोली, बेशर्म पहन के आपको शर्म नहीं आती? अपने नन्हे मुन्हे बच्चों के सामने ऐसी बातें करते हुए। यक्षित वन्या की बातें सुनकर खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाता। वह वन्या की तरफ नोटी स्माइल पास करते हुए बोला, जिसकी इतनी हॉट बीवी हो वो भला क्यों शर्म करने लगा वाइफी? उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर यक्षित वन्या की खुली पतली कमर को हसरत भरी निगाहों से देखने लगा। वन्या ने यक्षित की निगाहों का पीछा किया तो यह उसकी खुली कमर पर टिके हुए थे। वन्या यक्षित की तरफ थोड़ी झुकी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी पतली खूबसूरत कमर यक्षित अच्छी तरह से देख पा रहा था। वन्या यक्षित को घूरते हुए झट से अपनी साड़ी से अपनी कमर को छिपा लेती है। फिर उसकी तरफ घूरते हुए बोली, सुधर जाए आप। यक्षित ना में सिर हिला देता है और वन्या को खींचकर अपने बिल्कुल करीब बिठा लेता है। फिर उसकी कमर से साड़ी हटाते हुए बोला, डोंट हाइड इट बेबी, आई वांना सी इट। उद्धरण चिन्ह। वन्या यक्षित को शिद्दत से घूर ही रही थी और यक्षित था कि दोनों के होंठों की दूरियों को कम करने में लगा हुआ था। तभी उनके कान में वेद की मासूम आवाज सुनाई पड़ी, मम्मा। ये सुनकर वन्या ने यक्षित के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर कर दिया और वेद की तरफ देखने लगी। वहीं यक्षित उसे छोटी आंखों से घूरने लगा। वन्या वेद की तरफ देखते हुए बोली, हाँ बोलो बेटा। वेद पास्ता खाते हुए उसके होंठों के किनारों पर टोमेटो सॉस लगा हुआ था, जिससे वह और भी ज्यादा क्यूट और प्यारा लग रहा था। वह पास्ता खाते हुए ही अपनी मम्मा से बोला, मम्मा मैं ईचू को भी पास्ता खिलाना चाहता हूँ, पर लुचके तो मेरी तरह दांत ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वेद की तरफ देखते हुए बोला, बेटा अभी ईशु बहुत छोटी है ना, जब वह थोड़ी बड़ी होने लगेगी तो उसके भी आपकी तरह स्ट्रॉन्ग टीथ आ जाएंगे। वेद दोबारा पास्ता खाने में बिजी हो गया। नन्ही ईशानी को यक्षित ने उसके भाई के बगल में लेटा दिया था। वह अपने मुंह में हाथ डालकर अपने भाई की तरफ देख रही थी। उसके हाथों और चेहरे पर लार गिरे हुए थे। वह इस वक्त बेहद मासूम और प्यारी नजर आ रही थी। यक्षित ने भी पहला बाइट लिया। वन्या ने यक्षित की तरफ आस भरी निगाहों से देखते हुए बोली, कैसा बना है पास्ता? पास्ता सच में बहुत ज्यादा टेस्टी बना हुआ था, पर यक्षित को तो अपनी वाइफी को टीस करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता था। वह अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस छिपाते हुए वन्या की तरफ नॉर्मल एक्सप्रेशंस देते हुए बोला, उतना बुरा भी नहीं बना है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित की मुंह से ये सुनकर वन्या झट से उसके हाथों से प्लेट छीन लेती है। यक्षित अपनी वाइफी को देखता ही रह जाता है। वन्या यक्षित को अपनी छोटी आंखों से घूरती है और एक बाइट पास्ता खाती है। उसे तो पास्ते का टेस्ट हमेशा की तरह लाजवाब ही लग रहा था।
ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने ये खुद ने ना बनाकर किसी 7 स्टार होटल के प्रोफेशनल शेफ ने बनाया हो। वन्या वो प्लेट साइड में रखकर यक्षित को गुस्से से घूरने लगी। वन्या का ये रिएक्शन देखकर यक्षित खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाया और वन्या की कमर पर अपनी पकड़ बनाते हुए वह उसे अपने करीब कर लेता है। वन्या यक्षित को गुस्से से घूरते हुए बोली, आपको तो पास्ता उतना बुरा भी नहीं लग रहा था ना? उद्धरण चिन्ह। वन्या के इस रिएक्शन पर यक्षित उसकी तरफ प्यार भरी निगाहों से देखते हुए उसके कानों की तरफ झुककर अपनी मधोशी भरी आवाज में बोला, वाइफी तुम्हें पता है ना जब तुम गुस्सा करती हो तो कितनी हॉट लगती हो, मन करता है कि तुम्हें खा ही जाऊं। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह आहिस्ते से वन्या के ईयरलोब को बाइट कर लेता है, जिससे वन्या की सरसरी छूट जाती है। वह खुद को संभालती है और यक्षित से दूर होने की कोशिश करती है, पर यक्षित उसे खुद से दूर जाने नहीं देता। वन्या अपने हाथों से यक्षित को पास्ता खिलाने लगी। यक्षित स्माइल करते हुए वन्या को देखकर पास्ता खा रहा था। आज भी यक्षित वन्या को उतने ही प्यार से देखता था जितना कि वह उस वक्त उसे देखता था जब उनका प्यार नया नया ही था। वन्या यक्षित को पास्ता खिलाते हुए बोली, आप ऐसे क्या देख रहे हैं, चुपचाप पास्ता खाए ना। यक्षित वन्या के चेहरे की गुलाबी रंगत को देखते हुए धीरे से बोला, जब इतनी खूबसूरत बीवी आपको अपने हाथों से खाना खिला रही हो तो आपका ध्यान दूसरी तरफ जा ही नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। वन्या ब्लश करते हुए बोली, अब बस भी कीजिए आप। यक्षित वन्या के हाथों से प्लेट लेकर उसकी तरफ एक स्पेन बढ़ाते हुए बोला, अभी मेरी बारी है। ये बोलकर वह वन्या को पास्ता खिलाने लगा। वन्या जल्दी जल्दी खाने लगी और उसके होंठों के किनारों पर भी वेद की तरह सॉस लग गई, या यूं कहे कि यक्षित ने ये जानबूझकर किया था। वन्या को देखकर यक्षित के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वह वन्या की तरफ देखते हुए बोला, डोंट वरी वाइफी, मैं अभी ये साफ कर देता हूँ। वन्या को लगा कि यक्षित टेबल पर रखा टिश्यू उठाएगा और उसके होंठों को साफ कर देगा, पर ये तो यक्षित था। उसने वन्या को अपनी तरफ झुका लिया और उसके होंठों के करीब जाकर अपनी जीभ से वन्या के होंठों को चाट लिया। यक्षित की इस हरकत से वन्या को खांसी ही आ गई। वह यक्षित को फिर से घूरने लगी। वन्या मन ही मन यही सोच रही थी, ये आदमी आखिर किस मिट्टी का बना है, इसे शर्म वम आती भी है या नहीं। वो ये सोच ही रही थी कि यक्षित जानबूझकर थोड़ा सा पास्ता वन्या के गालों पर गिरा देता है। वन्या जब यक्षित की तरफ घूरने लगती है तो यक्षित उसके इस लुक को इग्नोर करते हुए बोला, ओह ये तो तुम्हारे गालों पर गिर गया जान, अब मुझे इसे फिर से साफ करना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह वन्या के गालों को भी चाट लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोला, हम वाइफी ये तो बहुत ही टेस्टी है। वन्या अभी भी उसे घूर रही थी। तभी यक्षित थोड़ा सा पास्ता उसकी नेक पर भी गिरा देता है और उसे भी अपनी जीभ से चाट लेता है। यक्षित के ऐसा करते ही वन्या सिहर उठती है। यक्षित ये फील करके डेविल स्माइल करने लगा। अगर बच्चे यहाँ नहीं होते तो वह पास्ता के साथ साथ वन्या को भी खा जाता। वन्या यक्षित से दूर होकर अपनी नेक, गाल और होठों को टिश्यू से साफ करती है। वेद ने भी अब तक अपनी प्लेट खाली कर दी थी। तभी वन्या की निगाहें नन्ही ईशानी पर पड़ी। उसकी आंखें छोटी हो गईं। ईशानी अपने नन्हे नन्हे हाथों से प्लेट और स्पून के साथ खेलते हुए अपने दोनों हाथ और कपड़े को भी गंदा कर चुकी थी। उसके हाथों और कपड़ों पर सॉस लगा हुआ था। वह अपनी उंगली मुंह पर डाले हुए थी और सॉस को टेस्ट कर रही थी। वन्या ने अपना सिर पकड़ लिया और यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, मैं क्या करूं आपकी इस नन्ही शैतान का। वन्या ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि अभी 2 घंटे पहले ही उसने बेबी के कपड़े चेंज किए थे। यक्षित वन्या के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम जाओ और जाकर वेद को क्लीन करा दो, हमारी नन्ही शैतान को मैं संभाल लूंगा। टू बी कंटिन्यूड। 198 अन्य और दृष्टि का रोमांस। वन्या ने अपना सिर पकड़ लिया और यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, मैं क्या करूं आपकी इस नन्ही शैतान का। वन्या ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि अभी 2 घंटे पहले ही उसने बेबी के कपड़े चेंज किए थे। यक्षित वन्या के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम जाओ और जाकर वेद को क्लीन करा दो, हमारी नन्ही शैतान को मैं संभाल लूंगा। अब आगे। वन्या वेद को लेकर चली गई। वहीं यक्षित ने अपनी लिटिल प्रिंसेस की तरफ एक नज़र डाली तो वह बिल्कुल टोमेटो सॉस से सनी हुई लग रही थी। नन्ही ईशानी को देखकर यक्षित के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। नन्ही ईशानी अपने हाथ पैर चलाते हुए अपने डैडी की तरफ देखने लगी, जैसे कि कह रही हो, डैडी मैं कितनी क्यूट लग रही हूं ना। उद्धरण चिन्ह। यक्षित नन्ही ईशानी का ये रिएक्शन देखता है तो उसके फेस पर एक बार फिर स्माइल आ जाती है और वह अपनी नन्ही परी को लेकर वॉशरूम की तरफ ले जाता है और उसे क्लीन करने के बाद गर्म कपड़े पहना देता है। इस दौरान नन्ही ईशानी एकटक अपने डैडी को ही देख रही थी। रजावत मेंशन। अने का कमरा। अने बाथरूम में शोवर लेने गया था।
तभी वह अंदर से ही दृष्टि को आवाज लगाते हुए बोला, दृष्टि। दृष्टि। दृष्टि जो कि कमरे में अपने फाइल अरेंज कर रही थी, वह अने की आवाज सुनकर वॉशरूम के करीब जाती है और बोलती है, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। अने बाथरूम के अंदर से ही बोला, वाइफी में अपना टोवेल लाना भूल गया हूँ। कुड यू प्लीज गिव मी द वन? दृष्टि आंखें छोटी करके एक नज़र बाथरूम के दरवाजे को घूरती है और अपने मन में बोली, हाँ, आपको छिछोरी हरकतें करने से फुर्सत मिले तभी तो आपको ये सब याद रहे। उद्धरण चिन्ह। फिर अपना सिर झटकते हुए बोली, ला रही हूँ। दृष्टि को लगा कि अनय को सच में टोवेल की जरूरत है, इसलिए वह क्लोजेट रूम की तरफ चली गई। वही दृष्टि की हाँ सुनकर अनय के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। दृष्टि वापस आकर वॉशरूम का दरवाजा खटखटाते लगी। अनय ने हल्का सा दरवाजा खोला और अपना हाथ जानबूझकर दृष्टि के हाथों से दूर रखा। अनय बोला, वाइफी क्या कर रही है? थोड़ा ठीक से दो ना। फिर क्या था, दृष्टि जब थोड़ा सा हाथ और आगे करती है तो अनय उसे बाथरूम के अंदर खींच लेता है और जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। अनय की ये हरकतें देखकर दृष्टि की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि वॉशरूम के क्लॉथ सेक्शन में तो 2-3 टोवेल रखे हुए थे। दृष्टि अपनी कमर पर हाथ रखकर अनय को घूरते हुए बोली, तो ये आपका बहाना था, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। ये बोलकर वह जैसे ही वहां से जाने को हुई, अनय ने दृष्टि का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसकी खुली कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। दृष्टि के मुलायम हाथ इस वक्त अनय के सीने पर थे। अनय उसे गहरी निगाहों से देखते हुए बोला, हम बीवी जब रोमांटिक हो तो उसे करीब लाने के लिए ऐसे बहाने बनाने पड़ते हैं वाइफी। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह दृष्टि की तरफ एक आई विंक कर देता है। दृष्टि उसकी पकड़ से छूटने के लिए कसमसाने लगती है और बोलती है, हो गया आपका, अब छोड़िए मुझे। पर अनय ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत बना ली और उसकी तरफ देखकर अपनी मैग्नेटिक वॉइस में बोला, अभी कहाँ जान, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है, छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। अनय की मदहोशी भरी आवाज सुनकर दृष्टि थोड़ी असहज हो जाती है। तभी उसकी निगाहें बाथटब की तरफ जाती है जिसे गुलाब की पंखुड़ियों से डेकोरेट किया गया था। साइड में सेंटेड कैंडल्स भी लगाए हुए थे, जिसे देखकर दृष्टि के गाल गुलाबी होने लगे। ये देखकर अनय के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। वह दृष्टि की तरफ शरारत भरी निगाहों से देखते हुए बोला, चले वाइफी। दृष्टि ना में सिर हिलाते हुए बोली, अनय प्लीज नहीं, मुझे ठंड लग जाएगी। अनय उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, मैंने कहा ना वाइफी, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। उद्धरण चिन्ह। वह दृष्टि को शोवर के नीचे ले आता है और जल्दी से हॉट शोवर ऑन कर देता है। जब दृष्टि के बालों पर पानी की बूंदें पड़ती है तो वह हड़बड़ा जाती है और अनय को जोर से पकड़ लेती है। अनय उसका हाथ पकड़कर उसे थाम लेता है और आहिस्ते से अपने हाथ पीछे ले जाकर दृष्टि का जुड़ा खोल देता है, जिससे उसके लंबे रेशमी बाल लहरा जाते हैं और पानी में भीगने लगे। दृष्टि की निगाहें अनय के अट्रैक्टिव फेस पर टिक जाती है। पानी में भीगे हुए उसके गुलाबी होंठ दृष्टि को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। अनय के गुलाबी पतले होंठ, नेक की अट्रैक्टिव स्ट्रॉन्ग मसल्स और अट्रैक्टिव खुला चेस्ट देखकर दृष्टि के अंदर डिजायर पैदा हो रहे थे। अनय ने जैसे ही दृष्टि की आंखों में खुद के लिए डिजायर देखा, उसके फेस पर एक शरारत भरी स्माइल आ गई। दृष्टि ने खुद को नहीं रोका और अनय के करीब आकर अपने पंजे के बल खड़े होकर उसने अनय के होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगी। अनय अपने दोनों हाथों से दृष्टि को सपोर्ट देने लगा और उसने भी दृष्टि को किस बैक करने लगा। धीरे धीरे वक्त के साथ दोनों की किस और भी ज्यादा डीप और पैशनेट होती गई। दोनों की ही सांसें भारी हो चुकी थी, पर फिर भी दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अनय ने दृष्टि के होंठों को आहिस्ते से काट लिया, जिससे दृष्टि उससे दूर होकर अपने सीने पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसका पूरा चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल ही हो गया था, क्योंकि इन सब की पहल हमेशा अनय ही करता था, पर आज दृष्टि ने पहल करते हुए अनय के होंठों को अपनी होंठों की गिरफ्त में ले लिया था। अनय ने एक नज़र दृष्टि को देखा। उसकी साड़ी उसकी बॉडी से पूरी तरह चिपक चुकी थी, जिससे उसकी अट्रैक्टिव बॉडी अनय के सामने थी। दृष्टि को इस हालत में देखकर अनय को अपने अंदर हलचल महसूस होने लगी। उसने खुद को नहीं रोका और दृष्टि की तरफ कदम बढ़ाने लगा। दृष्टि एक एक कदम पीछे लेने लगी। पीछे हटते हटते वह दीवार से बिल्कुल सट गई और अब पीछे हटने के लिए कोई स्पेस नहीं बची थी। अनय ने अपना एक हाथ दृष्टि के एक तरफ रख दिया और अपनी इंटेंस आंखों से उसे देखने लगा। पानी की बूंदें दृष्टि के भीगे बाहों से छूटकर उसके होंठों को भीगाते हुए कहीं उसके सीने पर गुम हो रही थी। इससे पहले कि अनय एक बार फिर दृष्टि के गुलाबी होंठों को अपने होंठों से छोड़ पाता, दृष्टि शर्म के मारे पीछे ही पलट जाती है। इस वक्त अनय की निगाहें दृष्टि की अट्रैक्टिव बैक पर टिक जाती है।
ब्लाउज डीप होने की वजह से दृष्टि की गोरी पीठ और कमर अच्छे से नजर आ रही थी। अने की निगाहें तो दृष्टि के पीछे की कमर पर बने एक गहरे काले तिल पर टिक गई। वह दृष्टि के भीगे बालों को एक तरफ करते हुए उसके शोल्डर पर अपना चिन टिकाते हुए अपने होठों को उसके कान के पास ले जाकर अपनी मधोशी भरी आवाज में बोला, उफ उफ उफ। जान, तुम जानती हो इस वक्त तुम कैसी लग रही हो। उद्धरण चिन्ह। अने की बातें और उसकी गर्म सांसें अपनी नेक पर फील करके दृष्टि असहज हो गई। उसके दिल में भी हलचल होने लगी। अने अपनी बातें जारी रखते हुए अपनी मैग्नेटिक टोन में बोला, इस वक्त तुम इतनी हॉट लग रही हो कि मन कर रहा है तुम्हें अभी के अभी कच्चा चबा जाऊं। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह दृष्टि के यलोक को अपने मुंह में भर लेता है और उसे आहिस्ते आहिस्ते चबाने लगा, जैसे कि दृष्टि उसकी फेवरेट फूड हो और आज वह उसी से अपना भूख मिटाने वाला हो। अने की इन हरकतों से दृष्टि की हालत खराब हो गई और वह खुद में ही सिमटने लगी। उसे बाइट करते हुए अने आहिस्ते से दृष्टि की ब्लाउज की डोरियां खोल देता है और उसकी पूरी पीठ और कमर पर अपनी उंगलियां चलाने लगा। उसकी इस हरकत से दृष्टि की सांसें अनियमित हो गई थी और वह गहरी गहरी सांसें ले रही थी। ये फील करके अने के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वह दृष्टि की पूरी पीठ पर अपने होंठ फिराने लगा और उसे बाइट भी कर रहा था। दृष्टि से कंट्रोल नहीं हुआ और वह अचानक आगे पलट गई और अने के सीने में खुद को छिपाकर वह अपनी बेचैनी को कम करने लगी। अने ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे शांत कराने लगा। थोड़ी देर बाद दृष्टि जब थोड़ी नॉर्मल हो जाती है तो वह अने के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, अने प्लीज मत कीजिए ना। अने दृष्टि के होठों पर अपनी एक उंगली रखकर उसे शांत कराते हुए बोला, शशिश जान, तुम्हारी हालत तो अभी से खराब होने लगी है। खुद को प्रिपेयर कर लो क्योंकि आज मैं तुमसे जी भरकर प्यार करने वाला हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह दृष्टि की साड़ी का पल्लू पकड़कर उसकी पूरी साड़ी रिमूव कर देता है। फिर धीरे धीरे उसके बाकी के कपड़े भी रिमूव कर देता है। फिर अपनी कमर का टोवेल हटाते हुए वह दृष्टि को अपनी गोद में लेकर गुलाब की पंखुड़ियों से भरे बाथटब में आ जाता है। इस वक्त अने नीचे लेटा हुआ था और दृष्टि उसके ऊपर बिल्ली के छोटे से बच्चे की तरह उसके सीने में सिकुड़ी हुई थी। दृष्टि के दोनों मुलायम हाथ अने की कमर के इर्द गिर्द लिपटे हुए थे और उसने अपना सिर अने के सीने पर टिका रखा था। अने भी दृष्टि को अपनी बाहों में भरकर उसे फील कर रहा था। वह दृष्टि की खुली पीठ को सहला रहा था और बीच बीच में उसके सिर को भी प्यार से चूम रहा था। दृष्टि को इस वक्त अने के करीब रहकर एक राहत मिल रही थी। अने अब उसका सुकून बन चुका था। अने दृष्टि की कमर को सहलाते हुए उसके सिर पर प्यार से चूम कर बोला, वाइफी तुम ठीक हो ना? मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ तुम कुछ परेशान सी रहती हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। दृष्टि ने एक नज़र अने की तरफ देखा और ना में सिर हिलाते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है ने, आप बेकार में परेशान हो रहे हो। अने उसकी तरफ अविश्वास से देखते हुए बोला, पक्का ना तुम सही कह रही हो? अगर मुझे बाद में पता चल गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उद्धरण चिन्ह। अने की बातें सुनकर दृष्टि मुंह बनाते हुए बोली, ऐसे कौन किसी को धमकी देता है? कभी कभी तो समझ ही नहीं आता कि आप मेरी केयर करते हैं या धमकाते हैं। दृष्टि की बातें सुनकर अने के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वह आहिस्ते से दृष्टि के होठों को चूम लेता है। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही होते हैं। फिर अने बाथटब से बाहर आकर एक टोवेल अपनी कमर पर लपेट लेता है और दृष्टि को एक टोवेल से कवर करते हुए बाहर बेडरूम की तरफ ले जाने लगा। उसने आहिस्ते से दृष्टि को बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। अने दृष्टि को देखते हुए आहिस्ते से उसके नेक की तरफ झुक जाता है और उसे किस करने लगा। अने की इस छून से दृष्टि सहने लगी और उसकी पकड़ अने की बॉडी पर कसने लगी। इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, उनके बेडरूम के डोर पर कोई नॉक करता है। अने को ये डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वह उसे इग्नोर करते हुए एक बार फिर दृष्टि की नेक की तरफ झुकने लगा। लेकिन फिर से दरवाजे पर कोई नॉक करने लगा। दरवाजे पर मीना आंटी खड़ी थीं। वो बाहर से आवाज देते हुए बोली, दृष्टि बेटा, अने बेटा आप दोनों को साहब ने नीचे बुलाया है। अने अंदर से ही थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, आप जाए, हम आ रहे हैं। मीना जी वहां से चली जाती हैं। वहीं अने इस डिस्टर्बेंस से काफी चिढ़ा हुआ लग रहा था। वह बोला, ये डैड भी ना, वैसे तो बड़ा बोलते रहते हैं कि मुझे जल्दी से पोता पोती दे दो, पर जब ऐसे कबाब में हड्डी बनेंगे तो इन्हें अपने नन्हे मुन्हे पोता पोती कैसे मिलेंगे। उद्धरण चिन्ह। अने की चिड़ी हुई शक्ल और उसकी बातें सुनकर दृष्टि खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पा रही थी। अने दृष्टि को अपने ऊपर कर उसकी कमर पर चिकोटी काटते हुए बोला, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें वाइफी। उद्धरण चिन्ह। अने की बातें सुनकर दृष्टि का मुंह बंद हो जाता है और एक हल्की आह भी निकल जाती है।
वह भी अनय को परेशान करने के लिए उसके नेक की तरफ झुककर आहिस्ते से अपने गर्म होंठ उसकी नेक पर रखकर उसे चूम लेती है। दृष्टि को अपनी नेक पर महसूस करके अनय का रहा सहा पेशेंट भी जवाब दे जाता है, पर इससे पहले कि वह इस किस का जवाब दे पाता, दृष्टि जल्दी से बेड से उठकर क्लोजेट रूम की तरफ भाग जाती है। अनय उसे घूरता रह जाता है। वह लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को काबू करने की कोशिश करने लगा। फिर क्लोजेट रूम के दरवाजे की तरफ घूरते हुए बोला, कुछ ज्यादा ही शैतान हो गई हो वाइफी, पर तुम्हें इस किस का जवाब जरूर मिलेगी। ये बोलकर वह भी बेड से उठ जाता है और क्लोजेट रूम की तरफ चला जाता है। अंदर दृष्टि कपड़े पहन रही थी। अनय क्लोजेट रूम का दरवाजा नॉक करते हुए बोला, वाइफी दरवाजा खोलो। उद्धरण चिन्ह। अनय की आवाज सुनकर दृष्टि जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगी और दरवाजा खोलकर बाहर आई तो देखा अनय अपनी इंटिस भरी निगाहों से उसे ही देख रहा था। उसने दृष्टि को एक झटके में अपने करीब ले आया और उसकी तरफ देखते हुए अपनी गहरी आवाज में बोला, आज रात तुम बहुत पछताने वाली हो जान। उद्धरण चिन्ह। अनय की बातें सुनकर दृष्टि घबराने लगी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने खुद को संभालते हुए अपनी लड़खड़ाती जुबान के साथ बोली, माँ, मैं क्यों पछताऊंगी। ये बोलकर वह अनय से नजरें चुराने लगी। अनय उसके कानों के पास आकर अपनी गहरी सांसें छोड़ते हुए बोला, तुम अच्छी तरह जानती हो तुम क्यों पछताने वाली हो। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि जल्दी से अनय को धक्का देकर उससे दूर चली जाती है। इससे पहले कि वह बाहर जा पाती, अनय दृष्टि का आंचल पकड़ लेता है। दृष्टि पीछे मुड़कर अनय को रिक्वेस्ट भरी निगाहों से देखने लगी और बोली, अनय प्लीज मुझे जाने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। अनय उसके करीब आते हुए बोला, अगर जाने ना दूं तो। दृष्टि इधर उधर देखकर कुछ सोचते हुए बोली, तो मैं पापा से आपकी शिकायत कर दूंगी। दृष्टि की बच्चों वाली शिकायत सुनकर अनय की हंसी छूट जाती है। वह दृष्टि के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, यार दृष्टि कम ऑन ग्रो अप। हर वक्त तुम छोटे बच्चों की तरह पापा पापा करती रहती हो। तुम जानती हो ना पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि इधर उधर देखने लगी तो अनय उसके कानों की तरफ झुकते हुए बोला, आज रात को रेडी रहना, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। अनय दृष्टि को खुद से दूर करते हुए बोली, कुछ नहीं सीखना मुझे। ये बोलकर वह जल्दी से वहां से भाग जाती है। दृष्टि को इस तरह से भागता देख अनय की हंसी छूट जाती है और उसकी तरफ देखते हुए बोला, पागल लड़की। उद्धरण चिन्ह। फिर वह क्लोजेट रूम की तरफ चला गया और अपने कपड़े पहनकर बाहर आ गया। वह कमरे से बाहर आकर लिविंग एरिया की तरफ चला गया, जहां मीना जी, दृष्टि और गौतम जी बैठे हुए अपनी टी एंजॉय कर रहे थे। अनय वहां आकर दृष्टि के बगल में बैठ गया और उसे परेशान करने के लिए मीना आंटी और गौतम जी की निगाहों से बचते हुए दृष्टि की कमर पर चिमटी काट देता है। फिर वह इधर उधर देखना लगा। दृष्टि उसे घूरते हुए उससे दूर गौतम जी की तरफ चली जाती है। ये देखकर अनय की आंखें छोटी हो जाती है। वह अपनी आंखों के इशारे से दृष्टि को अपने करीब आने का बोलता है। दृष्टि भी अपने आंखों के इशारे से बोलती है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो आपके करीब आऊं। दोनों के बीच इशारे में बातें हो रही थी। वहीं मीना जी ये देखकर अपना गला साफ करते हुए उनकी प्रेजेंस याद दिलाती हैं, जिससे दृष्टि और अनय चुपचाप अपनी चाय